Hi everyone. So today we are going to take ray optics second lecture. तो हमने पिछले वीडियो में TIR तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज जो है हम लोग TIR के बाद का टॉपिक कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज योर रे ऑप्टिक्स. ठीक है, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 है. ठीक है, ठीक है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल TIR. तो उसके बाद का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन. ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. ठीक है ना. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा बन जाता है क्योंकि क्या होता है कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं. ठीक है ना, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एवरी टाइम either the questions will come from the spherical surface or from the lens formula. ठीक है ना, क्योंकि मिरर तो इस बार है नहीं, तो वहां से आने का चांस नहीं है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो यहीं से आते हैं. ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. ठीक है. अब इसमें जो होता है वो कैसा होता है मैं बता देता हूँ कि सपोज करो कि ये कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस है. ठीक है ना, कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस है. इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर में रखा हुआ है. ओके, तो सपोज करो कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से जाएगी और इमेज जो है वो कहीं पर अंदर में ऐसे बन रहा होगा. ठीक है ना, इस तरीके का मान लेते हैं कि अगर वो इमेज बन रहा होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज हियर यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, डिनोटेड बाय ओ. तो ऑब्जेक्ट से यहां तक का जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, यू से. इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट कैसे करेंगे, यू से. ठीक है. अच्छा, जहां पर इमेज बनती है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस. और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी से. ठीक है. अच्छा, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस वन इज योर इमेज डिस्टेंस. नाउ अगर जो भी इमेज बन रही है, इफ दैट इमेज इज फॉर्मिंग ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज, अगर वो एक्चुअली में यहाँ पर इमेज रे कट रही है एंड ड्यू टू दैट ओनली दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज टेकिंग प्लेस, देन दिस इमेज विल बी कॉल्ड एज रियल. यही जो इमेज होगा वो क्या कहलाएगा, रियल. एंड रियल इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड. ठीक है ना, ये याद रखना है. ठीक है ना. तो जो भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के कारण जो भी इमेज फॉर्म्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज. ठीक है ना. अच्छा, ये हो गया हमारा. उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि ये जो हो गया ना वो आपका स्फेरिकल सरफेस के अंदर का मीडियम, दैट इज डिनोटेड बाई μ2. स्फेरिकल सरफेस के अंदर का मीडियम जो होता है वो क्या होता है, μ2. और जो भी स्फेरिकल सरफेस के बाहर का मीडियम होता है दैट इज कॉल्ड एज μ1. ओके. अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला जो मेंशन किया गया हुआ है हमें, वो स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर. ठीक है ना. आर जो होगा वो क्या होगा, आर इज नथिंग बट इस स्फेरिकल सरफेस का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी योर आर. इस स्फेरिकल सरफेस का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी योर आर. ओके. अच्छा, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, नाउ ओके, इफ सपोज समबडी विल आस्क यू कि μ1 क्या है, तो μ1 हम बोल देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, एयर मीडियम का, या फिर आउटसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस का. ओके. अच्छा, नाउ कमिंग टू द साइन कन्वेंशन. ठीक है ना, कि हमने तो ये फॉर्मूला लिख लिया. ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, यही फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चंस भी रहते हैं. ठीक है ना, यही फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. अच्छा, ठीक है. इसमें जो है ऑलवेज क्या, वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा, ओके, लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव. लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा, सपोज करो कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा, दिस डायरेक्शन, लाइट रे हियर इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन.
So this direction will always be taken as positive. This direction will always be taken as positive. इस direction को हम लोग क्या लेंगे? Positive लेंगे. So you can see here, what you can see कि sir, you can see here कि light will always go from the object, correct? So light will always go from the object. So light ray is going in this direction, and all the distances you have to measure from this point. Suppose करो कि this point is your O, ठीक है ना, और इसको हम लोग P ले लेते हैं क्योंकि O already we have defined. So this point is nothing but your P point, ठीक है ना. So every distances we are going to measure from this point P, ठीक है ना. Now you see that, now I'll just draw one fresh diagram. ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रे ऐसे गई और यहाँ पर जाकर के ये ऐसे कहीं पर मिल गई, ठीक है ना. सपोज करो कि दिस वन इज नथिंग बट योर V, ओके, एंड दिस वन इज योर U, एंड समवेयर हियर इट इज योर रेडियस. सपोज करो दिस पॉइंट इज योर R, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट R distance, ठीक है ना. Now you see, what did I say just now? कि sir, light ray is going in which direction? Sir, this direction. So this direction is your light direction, and light direction will always be taken as positive, ठीक है ना. Light direction will always be taken as positive, ठीक है. अच्छा, तो जो भी लाइट रे इधर जाएगी उसी को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. अब उसी के डायरेक्शन की सारी जो भी कन्वेंशन होगी उसी के अकॉर्डिंग डिफाइंड होगी. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो यू कैन सी हियर कि सर एवरी डिस्टेंसेज यू हैव टू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना. मैंने इस पॉइंट को P मान लिया, ठीक है ना. एवरी डिस्टेंसेज विल बी मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड लाइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव. टू थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड. पहला चीज क्या रखना है सर? लाइट डायरेक्शन इज योर पॉजिटिव, ठीक है ना. ओके, एंड दूसरा पॉइंट क्या रखना है? दूसरा पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे कि एवरी डायरेक्शन, एवरी मेजरमेंट मेजर्ड थ्रू पॉइंट P और पोल, ठीक है ना. एवरी मेजरमेंट मेजर्ड थ्रू द पोल. अब यहीं से सारा डिस्टेंस मेजर करना है. अब ये देखो कि लाइट रे इधर जा रही है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से होगा? इस पॉइंट से लेकर के यहां तक होगा. तो देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हैव टू मेजर फ्रॉम, एवरी डिस्टेंस यू हैव टू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट P. अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है. मतलब ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज. ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज. करेक्ट है कि नहीं है? देखो, डिस्टेंसेज यहां से मेजर करना था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके अपोजिट में तो हम जा रहे हैं, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा यहाँ पर. इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि U इज नेगेटिव. अच्छा सर, V के बारे में बात कर लेते हैं. सर लाइट का डायरेक्शन ये रहा और डिस्टेंसेज वी हैव टू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना, और दिस पॉइंट इज योर V. तो इस केस में हम लोग को मेजर करना है, हमको कहाँ जाना है? V की तरफ. V की तरफ हम ऐसे ही तो जाएंगे, एंड यू कैन सी दैट दिस एंड दिस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर V इज योर पॉजिटिव. सिमिलरली R इज ऑल्सो योर पॉजिटिव. देखो R भी तो हम लोग इधर ही जाएंगे, है कि नहीं है? R भी हम लोग किधर ही जाएंगे? इधर ही जाएंगे. एवरी डिस्टेंसेज तुमको मेजर करना है यहाँ से पोल से. R किधर है? इधर है. तो किधर जाओगे? इधर ही जाओगे मेजर करने के लिए. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, सो ऑब्वियसली योर R इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो यहाँ पर क्या पता चल गया कि सर सिर्फ U नेगेटिव है और बाकी आपका V एंड R इज योर पॉजिटिव. तो ये इस तरीके से जो होता है, ये हम लोग इसका साइन कन्वेंशन निकालते हैं, ठीक है ना. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि साइन कन्वेंशन कैसे निकाला जाता है. ठीक है, एक चीज और अगर दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना. तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस डायरेक्शन यू टेक इट एज पॉजिटिव. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है, देन यू टेक दिस डायरेक्शन इज एज नेगेटिव. 4 पॉइंट बस हमको याद रखने हैं साइन कन्वेंशन में. पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट, light direction will be taken as positive. Second, every measurement we will measure it through the pole. Third, object is made above the principal axis will be taken as positive. Object is every distances, why object? Every distance is measured above the principal axis is taken as positive, and every distance measured below the principal axis is taken as negative. ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप चाहे तो यहाँ पर ये भी मैं लिखवा ही देता हूँ, लाइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड एवरी मेजरमेंट मेजर्ड थ्रू द पोल। ये 2 पॉइंट आप लिख लिए, ठीक है ना। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट जो है वो ये लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? एवरी मेजरमेंट above principal axis, above principal axis are positive और every measurement below principal axis are negative. इजी है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है इसी पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट वी विल सी इट, ठीक है ना। पहले इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद वी विल मूव टू द लेंस, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है वो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग एक कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। Okay, so this is the question that we have, that which they have asked in CBSE paper. Okay, they have asked in the CBSE paper 2018, ठीक है ना। 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है CBSE का, ठीक है। Now you see that how to do this kind of question. Sir, first of all, remember that what they are saying. Sir, they had given me radius of curvature as 20 centimeter. Okay, refractive index of the glass they had given me 1.5, and where they have kept it in air. Okay, they are asking me to calculate the position of image, means they are asking you to calculate the value of v, ठीक है ना। image distance they are asking you to calculate v. Okay, now when the point object is placed at 30 centimeter, okay, object is kept at 30 centimeter in front of convex surface। देखो यहीं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर फर्स्ट आई विल व्हाट आई विल डू, सर आई विल ड्रॉ द डायग्राम। First I will draw the diagram. Now you see that I know that, okay, what is the scene? Sir, object is kept here, which is actually at 30 centimeter as per the question। 30 centimeter पे object है, okay, this is your object and this one I am taken as P, pole, ठीक है ना। refractive index of this medium, that is your mu2 value is given as 1.5, okay। radius of curvature, how much they had given? Radius of curvature they had given 20 centimeter, radius of curvature given 20 centimeter, ठीक है ना। अच्छा, now that's it। now what I will do, I will write down given, what is given to me? Sir, you can see that light is going in this direction। light किस direction में जा रहा है? इस direction में जा रहा है। object distance you will measure from this point and you have, अगर तुमको object distance measure करना है, so यही तो होता है object distance, यही तो होता है object distance। so this, for measuring this distance, obviously you have to come from point P towards O। P से O की तरफ आओगे तभी तो object distance calculate कर पाओगे। so obviously both direction are opposite। मतलब क्या हुआ, light का direction ये वाला positive है, आप तो ऐसे आ रहे हो, so obviously this one is your negative। so object distance कितना हो जाएगा? minus 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर। v दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। r की वैल्यू ऑब्वियसली किधर होगी? r जो है वो यहाँ पे है, सो ऑब्वियसली आपको यहाँ से r की तरफ जाना होगा, देन ओनली यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ r, ठीक है ना। तो मैं इधर जाऊंगा, तो जब इधर जाऊंगा तो मैं तो लाइट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली r विल बी प्लस
20 centimeter. Correct है? R will be your plus 20 centimeter. Nothing, sir, just apply the formula. That is your mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. करेक्ट है कि नहीं है? इसमें लगा दीजिए. सो व्हाट यू विल गेट? सर आई विल गेट द वैल्यूज. ठीक है ना? तो अब मैं इसमें से आराम से मैं इसमें से वैल्यूज निकाल सकता हूँ. ठीक है ना? तो म्यू2 की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 1.5. ठीक है ना? वी आई नीड टू कैलकुलेट, माइनस म्यू1 क्या हो जाएगा सर? ये म्यू1 तो एयर ही है, तो म्यू1 बराबर हो जाएगा आपका 1. एंड यू की वैल्यू कितना दे रखी है? -30. सो इट विल बी -30 ओवर हियर. ठीक है ना? तो -30 विल बी इक्वल टू म्यू2. म्यू2 इज योर 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +20. ठीक है ना? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +20. ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं. ठीक है? अब देखिए. ठीक है? इसको मैं ऊपर लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? मेरा म्यू2 था 1.5 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू1 कितना था? म्यू1 मेरा एयर था, सो दैट इज योर 1 डिवाइडेड बाई यू. यू की वैल्यू कितनी हो गई? -30 इज इक्वल टू, आप देखिए इज इक्वल टू में क्या डालिएगा? म्यू2 माइनस म्यू1, दैट इज योर 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर. आर की वैल्यू कितनी है? 20 के इक्वल है. अब इसको सॉल्व भी तो करना है, ये तो इजी हो जाएगा. माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. करेक्ट? अच्छा, नाउ व्हाट यू विल डू सर? 1.5 divided by V is equal to, this one you take it that side, 1.5 minus 1 will be your 0.5 divided by 20 minus 1 by 30. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60. ठीक है? नाउ 23 जा, सो 0.5 into 3 that is your 1.5 minus कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस 2, क्योंकि 32 जा 60 होगा ना. एक बार इसको देख लो आप. ठीक है ना? 20-30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60. ठीक है? नाउ 23 टाइम्स में एक जा रहा है, तो 0.5 into 3 दैट इज योर 1.5 माइनस 32 जा 60, सो ऑब्वियसली 1 into 2, सो 1.5 माइनस 2. तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू -0.5 डिवाइडेड बाई 60. यही होगा. Okay, hello. Yes. So what I was saying is that कि मैं जो है like यहाँ पर till here we have understood, right, कि how we have done this thing. अच्छा, 1.5 minus 2 is nothing but -0.5 आ गया, but divided by 60. If I remove this decimal, then what will happen? One more zero will come down. ठीक है? अच्छा, now 5 1 जा 5, 5 0.3. ठीक है ना? इसको भी हटा करके आई विल मूव 10 दिस साइड. ये 10 से ये 10 चला जाएगा. करेक्ट है? नाउ व्हाट आई विल सी कि सर वी विल गो दैट साइड, और ये माइनस तो एज इट इज नहीं रहेगा. सी 3 इस साइड में है, 60 विल कम दिस साइड, सो वी विल बी योर -180 सेंटीमीटर. राइट? -180 सेंटीमीटर. ये समझ में आया कि नहीं आया सर? 0.5 से ये चला गया 3 बार में. 5 1 जा 5, 5 3 जा 10, 5 3 जा 15. एक जीरो से एक जीरो चला गया. Now V will be there, V will go this side and 60 will go this side. So V will be -180 centimeter and this is your answer. So what you have understood कि sir image distance जो भी होगा that will be -180 centimeter and this was your answer. ठीक है? Easy है. ठीक है? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा बता रहा हूँ. इसी तरीके के क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना, वो आपको बार बार आते रहेंगे. ठीक है? इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है? चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको अभी करवा देता हूँ. एक 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 कॉन्सेप्ट अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बार कुछ बच्चों ने पूछा भी था मुझसे कि सर क्या होता है कि ये जो डायग्राम रहता है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का, क्या ये फिक्स्ड डायग्राम है? ठीक है? ऑलवेज दैट ऑब्जेक्ट विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना सर? ये तो मैंने आपको एक जनरलाइज्ड टर्म बताया, और इसी टाइप का आपको जो है वो बार बार बोर्ड में पूछा भी जाता है. ज्यादा टिपिकल नहीं बनाते हैं, जिसमें आपका डायग्राम जो होगा वो ऑलवेज कैसा रहता है?
वो ऐसा रहता है कि यहाँ से लाइट रे जो है ना वो ऐसे जाएगी, और लाइट रे में ये मान करके चलते हैं, ज्यादातर मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यही डायग्राम रहता है कि सर ऑब्जेक्ट विल बी आउटसाइड, ऑब्जेक्ट विल बी आउटसाइड एंड द इमेज विल बी गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। और अगेन this is your pole, object to pole distance is your image object distance, that is denoted by u। पोल से जहां पर भी इमेज बन रही है दैट इज योर v, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज योर इमेज डिस्टेंस, बट अगेन एंड समवेयर हियर इट विल बी r, so this one will be your r। so but it is not always, sir it could be the case कि सर यहां से ही अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि सर अगर ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका यहां से आ जाए, इसके अंदर से अगर आ जाए, तो मीन्स कि सर ऑब्जेक्ट दिस टाइम इज केप्ट इनसाइड, ठीक है ना, तो ये जो है ना वो किस तरीके का इमेज बनाएगी, वो इस तरीके का इमेज बनाएगा। तो इसमें नथिंग विल हैपन सर, ओनली योर साइन कन्वेंशन विल गेट चेंज्ड, ठीक है ना, ओनली योर साइन कन्वेंशन विल गेट चेंज्ड। अर्लियर यू वर टेकिंग u एज नेगेटिव, okay, earlier you were taking u as negative and v and r you were taking as positive। now what will happen, things will get reversed, ठीक है ना, अब वो साइन कन्वेंशन बस आपका चेंज होगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस भी कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू सर, नाउ वी विल डू द लेंस फॉर्मूला साइड, विल मूव टू द लेंस फॉर्मूला साइड, ठीक है ना। अच्छा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1, ठीक है ना, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। ये आपका होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि सर लेंस जो होता है वो एक्चुअली में लेंस किस टाइप का होता है। सर दिस इज योर लेंस, ध्यान से समझना, सर नथिंग बट दिस इज योर लेंस, ठीक है ना। लेंस इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेस, देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये इस तरीके का एक लेंस होता है। मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सर नथिंग बट दिस दिस लेंस इज अ पार्ट ऑफ द अनदर स्फेरिकल सरफेस, लाइक ये इस तरीके का एक और स्फेरिकल सरफेस का ये पार्ट होगा। अगेन दिस विल बी द पार्ट ऑफ द अदर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। सो दिस लेंस इज देयर नो, तो हमने क्या किया कि वी नीड ओनली दिस पार्ट, सो वी केप्ट दिस पार्ट और बाकी पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप इसको समझोगे सो व्हाट यू विल सी कि सर ऑब्वियसली इस वाले लेंस के लिए दिस वन विल बी योर रेडियस, okay, this will be your radius, okay, and for this lens this will be the radius, correct or not। so one thing we understood कि सर एक के लिए जो रेडियस होगा वो इधर जाएगा और एक के लिए रेडियस इस डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। एक के लिए रेडियस जो होगा वो इधर जाएगा और एक के लिए जो रेडियस होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर सर, वी अंडरस्टूड वन थिंग, व्हाट इज दैट कि सर चलो मैंने इसको ना R1 मान लेना है, ठीक है ना, मैंने इसको ना R1 मान लेना है और इसको मैंने R2 मान लेना है। सो ऑब्वियसली सर फॉर R1 इट इज गोइंग इन दिस अपोजिट डायरेक्शन, सो R1 के लिए R1 जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड R2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दिस केस, है कि नहीं। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है R2, सो दिस वन विल बी योर पॉजिटिव, R1 विल बी कमिंग दिस साइड, सो इट विल बी नेगेटिव। So this one you have to keep it in your mind कि कभी भी अगर R1 and R2 value when you have to keep it, that time how you will keep these values, ठीक है। दूसरा coming here mu2 is nothing but mu2 will be the refractive index of this glass, ठीक है ना। mu2 क्या होगा, refractive index होगा इस glass medium का, ठीक है। अच्छा, mu1 will be the outside medium, glass medium का refractive index is your mu2, outside medium का refractive index will be your mu1। now सपोज करो कि इफ μ1 इज योर
1, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आउटसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स योर एयर, अगर आउटसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन गया, आपका एयर बन गया, उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, दिस वन विल बिकम 1, सो इट विल बी μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है कि नहीं है? ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और एक और बात, व्हेन आई विल टीच यू, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी जान जाएंगे कि 1/फोकल लेंथ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। ये क्या है आपका, दिस वन इज नथिंग बट योर पावर, ठीक है ना, ये जो है आपका क्या है, पावर है। तो पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये हम लोगों ने एक्चुअली अभी तक समझ लिया होगा कि सर इसमें क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशंस पे आते हैं, डेरिवेशन आई विल डू इट सेपरेटली, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हाउ वी हैव टू टेक μ2, हाउ वी हैव टू टेक r1 एंड r2, दैट आई विल शो यू, ठीक है ना। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद वी विल गेट टू नो लाइक ओके किस तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। ओके, सो दिस इज द न्यू क्वेश्चन दैट वी हैव, और ये पूछा गया हुआ था आपका सीबीएसई में 2019, ठीक है ना। सो व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस। सर व्हाट इज दिस इक्विकॉन्वेक्स लेंस? सर इक्विकॉन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस वेयर द रेडियस आर इक्वल, R1 and this R2 will be equal, R1 will be equal to R2, ठीक है ना। तो सर R1 और R2 जहां पर भी इक्वल हो जाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर, दैट इज नथिंग बट योर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो क्या बोल रखा है कि सर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सो सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.5, and when it is kept in a medium, now this one is not kept in air, this is very important, now this one is not kept in a air, this is kept in another medium जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.4 के इक्वल है। एंड दे आर आस्किंग कि ठीक है, हाउ मच पावर डू यू नीड, सर आई नीड अ पावर ऑफ -5 डायोप्टर, ठीक है ना, मुझे पावर जो है ना वो -5 डायोप्टर चाहिए। तो उसके लिए मुझसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो लेंस का कितना होगा। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, किससे हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, फॉर्मूला से, ठीक है ना। क्या था हमारा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1, ओके, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो था। और यही 1/फोकल लेंथ को मैंने किसके इक्वल बोला था, पावर के इक्वल। इसी 1/ इसको किसके इक्वल बोला था, पावर के इक्वल। नाउ व्हाट इज दैट पावर दे हैड गिवन, सर दे हैव डायरेक्टली गिवन -5, तो मैं -5 लिख दूंगा 1/फोकल लेंथ के जगह पर। μ2 क्या हो जाएगा, सर μ2 इज नथिंग बट दिस वन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज योर 1.5, माइनस μ1 किस मीडियम में रखा हुआ है, सर 1.4 में, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। जस्ट नाउ आई हैव टॉट यू कि सर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वेयर दी R1 एंड R2 आर इक्वल। और मैंने बताया था कि सर R1 is this one and R2 is this one, so obviously what will happen sir, R1 will be equal to माइनस टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि R1 तो सर आपका नेगेटिव होगा और R2 आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो व्हाट वी विल डू, सर यहाँ पर जो है 1/R1 की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे, -R, और R2 की जगह पर हम लोग को डालना होगा पॉजिटिव R, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करते हैं। बिकॉज सर एक तो रेडियस, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये इस तरीके का बना हुआ है, अगर ये इस तरीके का अगर कोई लेंस बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि इस तरह का एक रेडियस इस साइड होगा, एक का रेडियस इस साइड होगा। तो एक का रेडियस नेगेटिव होगा तो दूसरे का रेडियस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो एक को मैंने नेगेटिव ले लिया है और दूसरे को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा।
अब इसको हमको बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, तो ये हो गया आपका -5 इंटू 1.4। तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, -7 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0.1। और ये कितना हो जाएगा, इफ यू टेक द एलसीएम एज आर, -1 -1 -2, ठीक है ना, -2। नाउ डू वन थिंग, आर को इधर भेज दो, आर को इफ यू विल सेंड इट टू दिस साइड, व्हाट यू विल गेट, -0.2 डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं एक ये हटा देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, -0.2 डिवाइडेड बाई 7, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका 2/70, ठीक है ना, 2/70 सेंटीमीटर। या फिर इसी को अगर आप और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसी को अगर हम और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/35, 1/35। अच्छा, एक और चीज याद रखने वाली बात है, क्या सर, कि सर ये 1/35 आएगा आपका सेंटीमीटर में, और पावर जो भी होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है ना। पावर जो भी होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है ना। पावर जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रिमेंबर दैट पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और अगर थोड़ा सा भी याद होगा क्लास 10th के बारे में, तो क्लास 10th में पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, मेंशन दैट फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, ठीक है ना। तो इसके कारण से दिस वन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो क्या हो जाएगा बताइए, 1/35 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और आंसर आंसर जो भी होगा वो आपका, सॉरी, ये जो होगा पावर, जो होगा पावर जो होता है, ये आप यहाँ पर चाहो तो आप नोट भी लगा लेना कि सर पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज इन मीटर, पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज इन मीटर, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो जो भी ये आर जो हमने निकाला है सर, वो तो मीटर में ही आएगा, क्योंकि रेडियस जो भी होगा, वो फोकल लेंथ जो भी होता है वो मीटर में ही होता है। सो रेडियस जो भी बाकी जो यूनिट आएगी वो भी मीटर के ही टर्म में आएगी। इसको मैं अगर कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में, तो ये 100/35 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। सो दिस वन विल बी योर आंसर, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो कि कितना आता है, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो समथिंग अराउंड कितना आ जाएगा, 35 टू जा 70, 30 विल बी द रिमेनिंग, सो आई थिंक 2.8 समथिंग सेंटीमीटर होगा, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो, ठीक है ना, कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है तो हम लोग और कर लेते हैं, जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा गया हुआ है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं 2015 का एक क्वेश्चन। Now, see this question they have asked in CBSE 2015. ठीक है ना? What was that question? Sir, question was very simple. कि radii of curvature of both the surface of a lens are equal. Means sir, obviously one thing I understood. Same concept we have to use. कि sir both the lens radius are equal. That means R1 is equal to minus R2. Now one surface is made plane. Okay, by grinding them. ठीक है ना? तो एक surface को अपन ने क्या किया कि we made it plane by the grinding process. अच्छा सर, अगर कोई भी सरफेस को इफ यू विल मेक इट प्लेन, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट प्लेन मिरर। सर फोकल लेंथ जो भी होता है प्लेन मिरर का, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो प्लेन मिरर का क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। क्योंकि कभी भी लाइट रे, यू विल नेवर हर्ड दैट कि सर लाइट रे विल कन्वर्ज और डाइवर्ज इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू द मिरर, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि सर लाइट रे जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये तो हमको पता चल गया। नाउ दे आर आस्किंग वेदर द पावर विल चेंज और नॉट, और वेदर द रेडियस विल चेंज और नॉट, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला चीज तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि सर
फर्स्ट केस क्या हो जाएगा मेरा कि सर इट इज दैट लेंथ आर इक्वल, सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन सर, obviously what will happen sir, r1 will be equal to r2. This one I have understood. r1 will be equal to r2. This one I have understood sir. Acha, now radii of curvature of both the surface of lenses are equal. ठीक है ना? Now r1 is equal to r2. I will write down the formula 1 upon f is equal to mu2 minus, okay, mu2 minus mu1 divided by mu1, okay, into 1 upon r minus 1 upon r. Okay, remember that. Suppose करो कि सर this one you have made it, r1 is equal to r2, but I know that okay this one will be your minus. So what I will do, ये समझ में आ गया ना कि क्यों होता है, सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन वाला यूज किया है. r1 is equal to r2, लेकिन एक रेडियस तो सर इस साइड होता है और एक रेडियस इस साइड होता है. That is why one will be your -1 minus r and another will be positive r. So 1 upon focal length कितना हो जाएगा, mu2 minus mu1 by mu1 into क्या हो जाएगा, -2 by r. इसको आप पहला इक्वेशन मान लो, ठीक है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है. अच्छा, नाउ एक और बात, ठीक है, इसको मैंने मान लिया. रेडियाई ऑफ कर, ओके, इसी मीडियम में इसने क्या बोल रखा है कि व्हेन वन सरफेस इज मेड प्लेन, मतलब क्या हो जाएगा कि सर एक सरफेस को आपने क्या करा, प्लेन कर दिया. तो सपोज करो कि R2 को मैंने प्लेन कर दिया, तो R2 को अगर आपने प्लेन किया तो R2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा. R2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई mu1 इंटू -1 बाई आर. और माइनस आर की जगह पर आप जब इंफिनिटी लिखोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0. सो ऑब्वियसली व्हाट यू विल बी गेटिंग सर, आई विल बी गेटिंग 1 बाई एफ इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई mu1, यही आएगा, ठीक है ना. इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में सिर्फ और सिर्फ -1 बाई आर बचेगा. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन सी कि सर हियर इट इज -2 बाई आर एंड हियर इट इज -1 बाई आर. सो व्हाट यू कैन से, सपोज करो इसको अगर आप सेकेंड इक्वेशन अज्यूम करते हो तो व्हाट यू कैन से, ऑब्वियसली दिस पावर इज डबल ऑफ दिस वन. व्हाट यू अंडरस्टैंड कि सर दिस पावर इज डबल ऑफ दिस वन. मतलब क्या हो जाएगा कि सर फोकल लेंथ पूछ रहा है ना, फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना. अच्छा, तो ये याद रखो कि फोकल लेंथ जो होगा ना वो इतना हो गया. अगर हम इसमें ध्यान से समझना, 1 अपॉन एफ की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना, 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, इतनी है सर, ठीक है ना. तो अगर मैं यहां से पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है. ये मेरा हो जाएगा जब मैं इसको इक्वेशन में डाल दूंगा, ठीक है ना. अच्छा, नाउ सर अगर मैं ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो सर अगर ये 1 अपॉन एफ की वैल्यू इतनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी वही होगी, ये तो अपोजिट हो जाएगा, mu1 डिवाइडेड बाई mu2 माइनस mu1, ठीक है ना, इनटू में क्या हो जाएगा, -r/2, ठीक है ना. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना. तो याद रखिएगा -r/2 हो जाएगा. और इस पूरे कांस्टेंट को ना आप कुछ भी x मान लो, ठीक है ना, इस पूरे कांस्टेंट को आप कुछ x मान लो, ठीक है ना. अब हम दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि जब सर मेरा ये वाला फोकल लेंथ जो था ना वो क्या हो गया था, इंफिनिटी हो गया था. तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आई थी, mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई mu1 इनटू में क्या आ गया था, -1 बाई आर. वाई सर, बिकॉज सर ये तो r तो मेरा इंफिनिटी हो गया था और जस्ट नाउ आई टॉट यू 1 बाई इंफिनिटी विल बी योर 0, है कि नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो मेरा इतना ही हो जाएगा और फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, mu1 डिवाइडेड बाई mu2 माइनस mu1 इंटू -r ही सिर्फ होगा. ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना. और इसको मैंने पूरे को क्या बोला था, x बार बोल दिया था मानने के लिए, इसको आप f2 मान लो, ठीक है ना. अच्छा, तो सर हमको क्या पता चला, सर हमको एक चीज तो ये पता चल गई कि सर व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड दैट टाइम व्हाट वी हैव गॉट सर, वन टाइम वी हैव गॉट f1 की वैल्यू जो आई थी
वो F1 की वैल्यू किसके इक्वल आई थी? सर F1 की जो वैल्यू आई थी वो मेरी किसके इक्वल आई थी? वो आई थी सर मेरी -2 के इक्वल, मतलब -2 टाइम्स ऑफ x के इक्वल आई थी, ठीक है ना? माइनस माइनस सॉरी, F1 का जो इक्वेशन था वो क्या था? म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1, यही तो था, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1। और यहां पर से क्या था? माइनस आर मैंने कॉमन लिया था तो 2 ऊपर में आया था, तो ये हो जाएगा r/2 -r/2। ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी, ठीक है ना? अगर याद होगा तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और F2 की वैल्यू क्या थी? F2 की वैल्यू थी मेरी म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1, ठीक है ना? और यहाँ पर ये क्या था? यहाँ पर ये क्या था? वहां पर क्या था बताइए? 1/r, और दूसरा तो इंफिनिटी बन गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये जब अपोजिट होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ r बचेगा, -r के इक्वल बचेगा, ठीक है ना? तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर, सर इन दोनों में दिस वन इज योर कॉमन, दिस वन इज योर कॉमन, this one is your common in both of them, only this is the differences. So can I say that, कि F2 is equal to 2 times of F1? हाँ देखो, r/2 है यहाँ पर, ये r है और ये उसका हाफ है, मतलब कि this one is actually double of this one. So I can say that F2 is equal to 2 times of F1 means कि सर जब कभी भी आपने एक मिरर के फोकल लेंथ को अगर आपने क्या करा, अगर आपने डबल कर दिया, ओके, मतलब अगर आपने एक मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर को व्हेन यू मेड इट प्लेन, तो वो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ उसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, यू नो दैट व्हाट इज दैट, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। कि सर अगर फोकल लेंथ डबल हुआ है, पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। So obviously when focal length gets doubled, obviously what will happen? सर पावर विल गेट हाफ, ठीक है ना? अगर हम पावर लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? पावर जो होगा वो हाफ हो जाएगा, करेक्ट? क्यों होगा पावर हाफ? क्योंकि पावर एंड फोकल लेंथ आर अपोजिट टू ईच अदर, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन फोकल लेंथ गेट्स डबल्ड, पावर विल बिकम हाफ, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या करना था? बहुत इजी था सर। पहले आप तो एक फॉर्मूला लगा दो, 1/f का फॉर्मूला। 1/f का फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे जैसे वो बोला गया है उसको वो पुट करते जाओ, ठीक है ना? और उसके बाद आप क्या करोगे? एक फोकल लेंथ अगर दूसरे टाइम में व्हाट यू हैव डन, वन रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपने क्या कर दिया है? प्लेन कर दिया है, तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बाद आप ये वैल्यू पुट करके निकाल लो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 2015 का क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिए। Okay, okay. So we have this one more question, like they have asked in 2017. Okay. Now, if you see this question, again, this is the same concept we have to use, but what is the new concept is coming here? They have given you that, okay, one lens is there, which is having a focal length of 20 centimeter. Okay. Now they have kept it where? Sir, they have kept it in air. Okay. Where they have kept? Sir, they have kept it in air. Now, what they are saying is, sir, it is made up of a material of refractive index 1.6. Okay. Now, this one is a made up of a material of refractive index 1.6. Now, what he is saying, if you will immerse it in a liquid having refractive index 1.3, then what will happen to the new focal length? Now, what you are doing, you are putting it into another liquid of a refractive index 1.3. That time, what will be the impact on its focal length? So what we will do? First, we will use the formula, like how we are going every time. We will use that formula. Acha. In the first case, it was kept in an air. Okay. In the first case, it was kept it in air. So I will write down this formula, that is your 1/f is equal to μ2 minus μ1. μ1 will be your 1. Okay. Divided by μ1. μ1 will be 1. So I'm just writing μ2 minus 1 into what is they are saying? Okay, 1/r1 minus 1/r2. Sir, they have not given me any clue about the radius. That's okay. No problem. Okay. But they have told me that converging length of focal length is 20 centimeter in air.
Okay, means this focal length value is how much? This focal length value is how much? Sir, 20. So I will keep this value as 20. Okay, this value I will keep it as 20. Any doubt till here? This is okay? Okay, very good. Now what I will do is, sir, if you will see that, okay, what they had given me, refractive index is 1.6. ठीक है ना? This time when it was in air, okay, it was made up of a material of refractive index 1.6. So can I keep this value as 1.6? Yes. Okay, now what it will become? 1 by 20 is equal to 1.6 minus 1, that is your 0.6. ठीक है ना? Into 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay, this 0.6, if you bring it this side, then what you will get? 1 upon R1 minus 1 upon R2 value will be 1 upon 20 into 1 upon 0.6. This one will go this side. ये इससे चला जाएगा. So what you will get? Sir, I will get 1 upon R1 minus 1 upon R2 value will be nothing but 6 2 ja 12, right? 6 2 ja 12. So 1 by 12. How much I will get? Sir, 1 by 12. How much I will get? 1 upon R1 minus 1 upon R2 value will be 1 by 12. Consider this one as the first equation. Remember that 1 upon R1 minus 1 upon R2 value is how much? 1 by 12. Okay, note down till here. Acha sir, what you will do next? Same thing, I will make another equation, and there what I will do, I will put this values into this equation and I'll get my solution. ठीक है, तो चलो पहले ये नोट कर लेते हैं. ठीक है, now what I'm going to do is that I will put this formula into the next equation. Now you see that. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि if it is immersed in a liquid, okay, so I will use the same formula. 1 upon F is equal to mu2 minus mu1 divided by mu1, okay, into 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay, now 1 upon focal length is equal to mu2. Okay, this is made up of 1.6 refractive index, and now where they are keeping? They are keeping it in another liquid of refractive index 1.3. They are keeping in a liquid of refractive index 1.3. okay, any doubt? Okay, so now they are keeping it in the liquid of refractive index 1.3. ठीक है, चलो. So 1.6 minus 1.6 minus क्या करेंगे? 1.3 divided by 1.3. ठीक है, अच्छा. Now 1 upon R1 minus 1 upon R2. Just before that, before in this equation only, how much the value we have got? Sir, we got 1 by 12. I will keep it here. ठीक है ना? अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है बस. 1 upon F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 minus 1.3 is your 0.3. ठीक है ना? डिवाइडेड बाई 1.3, डेसिमल चला गया, into 1 by 12. Now 3 1 ja 3 4 ja 12. Okay, now what you got? Sir, I got 1 by 52. 13 4 ja 52. So obviously focal length will be how much? 52, and this one is your centimeter. Focal length is equal to 52 centimeter. Easy, and 1 by focal length will be how much? 52 centimeter. Very easy. ठीक है, चलिए तो ये नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, okay. So finally we have completed a refraction at a spherical surface. Now we will move to the lens. ठीक है, now lens is what? What is that lens? Okay, lens क्या होता है? Sir, lens is nothing but it is a refracting surface, okay, or you say that it is a refracting surface which is bounded by the curved part. ठीक है ना? So what I can define lens? Lens is nothing but it is a transparent. It is a transparent refracting medium. It is a transparent refracting medium bounded by curved surface. Bounded by curved surface.
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना ये है कि सर लेंस जो होता है ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंस इन आवर सिलेबस। ठीक है ना। एक तो आपका होता है ये वाला लेंस, जिसको कि अभी हम लोग देख चुके हुए हैं। दिस लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। और इसी कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसी कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अनदर वन व्हाट वी हैव, सर वी हैव कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, वी हैव कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। सर सपोज करिए कि इफ यू हैव टू डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, और इसमें कुछ और भी लेंसेज होते हैं। ठीक है ना, बट एक्चुअली दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। एक और होता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, तो एक पार्ट आपका प्लेन होगा। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा। तो इस तरीके के हमारे पास और भी लेंस हैं, बट दीज टू आर एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग ओनली दीज टू। ठीक है ना। अच्छा, नाउ सपोज करो कि अगर आ जाता है कि सर डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सर यू सी दैट, सर इट इज थिकर एट द मिडिल, दिस वन इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट इट्स एज। ठीक है ना। तो क्या बोलोगे कि सर a lens which is thicker at the center and thinner at its edge are called as convex lens. Ulta will be your this thing, see here it is thicker here, okay, and thinner at the center, so ulta will be your concave lens. ठीक है ना। तो ये एक तो आपका हो गया डेफिनेशन। ठीक है ना। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड टर्म्स जो भी आती हैं वो हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होंगी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए लेंस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लेंस की बात करते हैं तो चलिए हम लोग पहले कॉन्वेक्स लेंस से ही स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी जो दोनों लेंस में सेम ही होगी। ठीक है ना। तो ये मेरा एक लेंस हुआ। ठीक है ना, ये मेरा एक लेंस हुआ। ठीक है। अच्छा, लेंस जो होता है यहाँ पर आपका एक बिल्कुल एट द सेंटर पे एक स्मॉल होल बना होता है। ठीक है ना, एक बहुत ही छोटा सा एक होल बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि सर लाइट रे जब भी इस पॉइंट से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर के पॉइंट से, तो क्या होता है कि बिना कोई डेविएशन शो किए हुए लाइट रे निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि सर यहाँ पर तो कोई ग्लास मीडियम ही नहीं है। तो जब कोई ग्लास मीडियम ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। आई मीन ऑब्वियसली जब हम लोग रूल्स करेंगे तो वहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी कोई लाइट रे ना सीधे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो बिना डेविएशन के पास हो जाती है। क्यों बिना डेविएशन के पास हो जाती है, बिकॉज सर व्हाट विल हैपन, because sir what will happen because sir what will happen कि वहां पर क्या होता है, वो होल बना रहता है। ठीक है ना, तो वहां पर वो होल बना रहता है, तो लाइट रे जो होती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड में निकल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो दिस ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट कि सर द लाइन, okay, optical center is nothing but it is a point on this lens from where the ray, when it is passed through it, it will go without showing any deviation, okay, it will go undeviated। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग जो एक पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, और इसी को आप लोग ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है ना। बाकी एक्चुअली ऑप्टिकल एक्सिस ज्यादा यूज होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ना आपका मिरर के केस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको ऑप्टिकल एक्सिस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद इस केस में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली दो सरफेस हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हमने देख भी लिया था न्यूमेरिकल्स में कि यहाँ पर जो होंगे वो कितने फोकल लेंथ होंगे, सर दो फोकल लेंथ होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पर जो होता है ना वो एक होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला फोकस होता है। ठीक है ना। तो हम लोग दोनों को हम लोग एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। ना
इफ व्हाट इज दैट प्रिंसिपल फोकस, ओके सपोज करो व्हाट इज दैट प्रिंसिपल फोकस, दैट वी विल सी इट नाउ। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं, मैं टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या बोलता है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे जाती है आपके एक्सिस पे, आपके आपके लेंस पे, और पढ़ने के बाद ये इफ इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप कॉन्केव लेंस के बारे में बात करोगे, ठीक है ना, कॉन्केव लेंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि सर सपोज करो इफ इफ लाइट रेज appears टू गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट, अगर लाइट रे जो है ना वो अपीयर हो रही है, ठीक है ना, कि वो कन्वर्ज होती है किस पॉइंट पर, फोकस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो इस केस में ये जो होगा वो मेरा प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है ना, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। हमेशा याद रख सकते हैं कि अगर आप देखिएगा तो ये प्रिंसिपल फोकस जो भी होगा इस केस में ये तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी यूज करना है। ठीक है ना, डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये इस तरीके से जाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। अब हम लोग जो होता है वो सेकेंड फोकस के बारे में डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। सेकेंड फोकस क्या होता है, ठीक है। सेकेंड फोकस जो होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी, इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है ना, इसका अपोजिट कर दो, क्या होगा सर सेकेंड फोकस, कि सर अगर लाइट रे इफ इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है ना, हम लोग जब भी क्वेश्चन में यूज करेंगे वो हमेशा सेकेंड फोकस होता है, फर्स्ट फोकस नहीं होता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि सर दो दो फोकस हैं, लाइक वेन एवर वी हैव टू मेजर द साइन कन्वेंशन, तो किस फोकस के थ्रू हम लोग करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी मेजर होगा वो हमेशा सेकेंड फोकस के ही थ्रू होता है। ठीक है ना। तो सेकेंड फोकस के थ्रू होगा, तो लाइट रे इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर क्या हो जाएगा कि इफ इट गेट्स कन्वर्ज एट अ पॉइंट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेकेंड फोकस। और यही जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है, सेकेंड फोकस कहलाता है। इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट कन्वर्जेज एट अ पॉइंट, और इसी कारण से इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल रेज को क्या करती है, एक जगह कन्वर्ज करती है। सो इफ इट गेट्स कन्वर्जेज एट अ पॉइंट देन व्हाट इट इज कॉल्ड एज, ठीक है ना, देन जिस भी पॉइंट पर वो जाकर के कन्वर्ज करती है उसी को हम लोग सेकेंड फोकस भी बोलते हैं। हाँ। हाँ, अगर आप कॉनकेव भी देखना चाहते हो तो कॉनकेव में भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना, कि लाइट रे अगर मान लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल हैपन, ये तो डाइवर्जिंग होता है इसलिए डाइवर्ज कर देता है रेज को। बट इफ यू एक्सटेंड इट बिहाइंड देन व्हाट यू विल सी कि सर ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। ओके, सो दिस पॉइंट इज अगेन व्हाट, सर दिस पॉइंट इज योर सेकेंड फोकस। ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके हुए हैं कि सर प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया और मेरा सेकेंड फोकस क्या हो गया। ठीक है। ठीक है। अब जो है हम लोग इसके डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। Okay, so just now we have discussed about first focus or principal focus. तो ये यही होता है, it is a point on the optical axis having a property that any incident ray, okay, any incident ray which is passing through this lens will become parallel to it after passing through it. ठीक है ना, तो जो भी लाइट रे जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेंस से पास होने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज योर फोकस, फर्स्ट फोकस। फोकस को हम लोग जो है वो अच्छा ये भी हम लोग एक समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना, डिनोटेड बाई F1। ठीक है ना, अगर ये फर्स्ट फोकस है तो ये इससे डिनोटेड होगा F1 से। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन। ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो सेकेंड फोकस का भी डेफिनेशन ले लेते हैं।
उसके बाद जो है वो हम लोग डायरेक्ट लेंस की जो भी फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद उससे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड फोकस हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो दिस वन इज योर सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। सर ये बात याद रखिएगा कि इन योर सीबीएसई दे हैव आस्क्ड मोस्टली दिस डेफिनेशन, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको डिफाइन करिए। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक लास्ट वाले में मैंने उसको प्रिंसिपल फोकस लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्योंकि ये मैंने बताया भी था कि सर ये वाला फोकस जो होता है ना वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो जो भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें साइन कन्वेंशन इसी का लेकर के यूज होता है, ठीक है ना। तो इसी को जो होता है ना वो मेन फोकस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस सो दैट एनी इंसिडेंट रे that is parallel to the optical axis it cuts. See here, actually it is actually cutting, here it is actually cutting the axis, ठीक है ना, और here it is appearing to cut the axis. In both the cases this is for convex एंड दिस इज फॉर कॉनकेव, ठीक है ना। तो क्या होता है, कॉन्वेक्स में एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, कॉनकेव में अपियर्स टू कट वाला कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो ये जो होता है वो मेरा क्या होता है, सेकंड फोकस होता है। ये डेफिनेशन आती है तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहीं पर हम लोग एक और चीज कर लेते हैं। सर यहाँ पर अगर आप देखिएगा साइन कन्वेंशन, तो लाइट की डायरेक्शन क्या रही? सर लाइट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है ना। फोकस भी किधर है? ऑप्टिकल सेंटर से सारी की सारी मेजरमेंट होगी, ठीक है ना। ऑल डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो ये तो हम लोग लाइट की डायरेक्शन में मूव कर गए। तो इस केस में मेरा फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि लाइट की रे इस डायरेक्शन में है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो फोकल लेंथ तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। फोकल लेंथ तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहा है, लाइट इधर से जा रही है, डिस्टेंस हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव का फोकल लेंथ इज योर नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। एक और चीज जो होता है वो भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है ना। और मैंने एक्चुअली पहले ही बता चुका हुआ है कि पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? पावर इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही कर रखा है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। तो इसका मैं सेपरेट डेफिनेशन नहीं करवा रहा हूँ। द पावर इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और यहाँ पर ये जो फोकल लेंथ होता है दैट इज ऑलवेज इन मीटर, ठीक है ना। और पावर की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है? डायोप्टर होती है। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। एंड पावर यू कैन मेजर थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज डायोप्टर मीटर। डायोप्टर मीटर, इससे आप जो है वो पावर को मेजर भी कर सकते हैं। तो क्या दो चीज याद रखना है? सर पावर इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो भी यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। फोकल लेंथ क्या होता है सर? सर फोकल लेंथ इज नथिंग बट फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो दूरी होता है वो होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये होता है आपका फोकल लेंथ। अच्छा, दूसरा क्या याद रखना है सर? फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मीटर, हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी करके देखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आपका टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपको, अच्छा हमारे जो है ना वो लेंसेज के कुछ केसेस दिए हुए हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इमेज फॉर्मेशन, वो एक्चुअली ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो मैं एक पूरा का पूरा आपको एक बस बता देता हूँ, उसके बाद जो भी है ना वो आप वहां से आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी से सब में इमेज फॉर्मेशन सेम ही रहेगी, ठीक है ना। जो भी होता है वो आपको क्लास 10th में एक्चुअली डिटेल्ड वे में पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है ना। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं आपको केसेस बताता जाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो पहला जो होता है वो, अच्छा इसको अगर इमेज डायग्राम बनाने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एक इजी मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना सर। कि जब ये लेंस है, ठीक है ना, तो आप लेंस में ये क्या करो कि ये तो आ गया आपका ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं? ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये हो गया आपका
रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लीजिए, ठीक है ना, सेंटर C1 ले लीजिए, ठीक है ना। इस साइड में अगर आप जाइएगा तो आपको F2 हो जाएगा, और इस साइड में आपका C2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लाइट जो है ना, आप ऑब्जेक्ट को ना आप ऐसे मूव करना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे मूव करना, मतलब जब केस होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो कहां पर रखा होगा, बहुत ही दूर, दैट इज योर इंफिनिटी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को आप पहले तो इंफिनिटी पे रखना, फिर ऑब्जेक्ट को और थोड़ा इधर लेके आना, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर के आना, तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर के आना है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा। फिर और आकर के लेके आओगे फिफ्थ केस में, तो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट फोकस पे आ जाएगा। और आगे लेकर के आओगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिक्स्थ केस में कहां पर बन जाएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगा। तो ये तो होगा आपका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। इसी तरीके से आपको जो है ना वो ये रे डायग्राम आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं पूरा यहीं पे याद करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेते आओगे वैसे वैसे इमेज जो होगा वो क्या होगा, दूर बनता जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपका इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज जो होगा वो आपका फोकस पे बनेगा। और ध्यान से समझो, इमेज जो होगा वो आपका इंफिनिटी पे बनेगा और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की साइज से वो बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना है, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट अभी इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। फिर धीरे धीरे आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को आप आगे लेकर के आए, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ चुका हुआ है। तो इमेज जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो इमेज फोकस से अब थोड़ा दूर जाएगा, तो वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाएगा। अभी जो होगा वो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आओगे, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो उतना ही साइज का है, इमेज जो है वो अभी धीरे धीरे, पहले देखिए यहाँ पर कितना छोटा था, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है ना, बहुत ही छोटा। अभी धीरे धीरे इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो पहले क्या होगा कि वो पहले पहले बहुत छोटा था, डिमिनिश था, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में लेकर के आएंगे तो इमेज की साइज थोड़ी सी बढ़ेगी। फिर जब आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इतनी बढ़ जाएगी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज होगी वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर जो होगा ना वो ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जैसे ही रखिएगा, इमेज जो होगा वो कहां पर बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, और तो और ऑब्जेक्ट के साइज से अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ला करके रखोगे, फाइनली जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ला करके रखोगे, इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इमेज जो होगा वो बहुत ही दूर, दैट इज योर इंफिनिटी पे जाके बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो हाईली मैग्निफाइड इमेज बन जाता है, ठीक है ना, हाईली मैग्निफाइड इमेज बन जाता है। तो आपने क्या समझा, सर आई अंडरस्टूड वन थिंग, कि सर जैसे जैसे you will bring object closer to the lens, what will happen, image will start moving away from the lens, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे अपन सामने लेते जाते हैं वैसे वैसे जो इमेज जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो लेंस से थोड़ा दूर जाने लगता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ये एक तरह का आपको मैं इसका एक जस्ट मैं आपको ये दे देता हूँ, जो भी हमने भी पढ़ा है ना उसको आप एक फॉर्मेट में आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक फॉर्मेट में हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि सर ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, लोकेशन, इमेज कहाँ पर बन रहा है, ये इमेज का लोकेशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। इमेज का लोकेशन क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका साइज क्या होगा, ठीक है ना। साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। नेचर कैसा होगा इमेज का वो हम लोग देख लेते हैं, नेचर जो होगा वो कैसा होगा, और जो ओरिएंटेशन होगी इमेज की वो कैसी होगी, ओरिएंटेशन कैसी होगी। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रखा था बताइए, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रखा था, इंफिनिटी पे रखा था सर। पहले केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां पर बना था, इमेज आपका बन गया था सर F2 पे बना था सर, ठीक है ना। इमेज कहां पर बन गया था सर, F2 पे बन गया था। और जो साइज थी वो कैसी थी,
डिमिनिश्ड नहीं थी, बहुत ही छोटी थी, हाईली डिमिनिश्ड आप इसको बोलिए, ठीक है ना, बहुत ही छोटी थी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना। नेचर क्या था सर, नेचर का क्या था, इमेज जो थी वो कैसी थी, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब कभी भी यहाँ पर इमेज बनेगा वो रियल ही होगा, और रियल इमेज का ओरिएंटेशन हमेशा ही इन्वर्टेड ही होता है। नेक्स्ट केस में आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा आगे लेकर के आए, दैट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड C1, इसके बीच में लेकर के आए। इमेज जो होगा वो थोड़ा आगे चला जाएगा, दैट इज बिटवीन बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में इमेज फॉर्म्ड होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, उतना तो बड़ा नहीं हुआ होगा लेकिन हाँ डिमिनिश्ड हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है। थर्ड केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब उसको C1 पे रखा तो इमेज कहां पर बन गया, C2 पे बन गया, और सेम साइज का बन गया, रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि जब हमने इसको C1 और जब हमने इसको C1 और F1 के बीच में रखा तो इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, और उधर शिफ्ट होगा, दैट इज किधर शिफ्ट होगा, दैट इज C2 और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। अब वो क्या हो जाएगा, वो लार्ज बनेगा, ठीक है ना, लार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। जब हमने इसको F1 पे रखा तो ये कहां पर बन जाएगा, F1 पे रखोगे तो ये चला जाएगा इंफिनिटी पे, और वो हाईली इनलार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। लास्ट केस जो होता है वो क्या होता है, लास्ट केस में क्या होता है कि जब आप इसको बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हो, ठीक है ना, तो इमेज जो होता है वो कहां पर बनता है, ठीक है ना, इमेज जो होता है वो इरेक्ट बनता है, मिरर के जस्ट सामने में बनता है, दैट इज योर इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। मैग्निफाइड इमेज होती है, लेकिन इस केस में जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो सारे केस में जो होता है ना वो आपका रियल और इन्वर्टेड होता है, सिर्फ 6 केस में जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो ये मैंने बता दिया कि ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसको याद भी हमको कैसे रखना है वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोगों ने लेंस को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी हम सीख चुके हुए हैं। उसके बाद जो है वो हम डायरेक्टली अब इसके लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेंस का जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा पूरा का पूरा। उसके बाद जो होता है वो मेरा लेंस फॉर्मूला आता है, और लेंस फॉर्मूला मेरा क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट, लेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला। इसी के साथ साथ जो होता है ना हम लोग मैग्निफिकेशन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट डिनोटेड बाय स्मॉल m, और मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब आपका इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा दिखता है, दैट इज कॉल्ड योर मैग्निफिकेशन, इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज to the height of object. It is the ratio of the height of the image to the height of object. ठीक है ना, मतलब कि आपका जो इमेज है, ठीक है ना, इमेज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा बना है, कितना मैग्निफाइड बना है, दैट इज कॉल्ड योर हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं जो है हाइट ऑफ द इमेज को HI और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका एक और रिलेशनशिप होता है m इज इक्वल टू HI बाई HO, तो हमने अभी जस्ट देखा है। एक और होता है V बाई U के टर्म में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी एक मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। सो दैट इज योर कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और यहां से भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए हैं,
ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, एफ क्या होता है फोकल लेंथ, वी क्या होता है इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बाकी सब हम टर्मिनोलॉजी हम लोग जान चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है वो डायरेक्ट एक और जो होता है मेन न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले जो है हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। वो होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना। फिर हमारा लेंस का पूरा टर्मिनोलॉजी ही खत्म हो जाएगी। अब देखो क्या होता है कि सर सपोज कीजिए कि ऐसे भी आपने देखा होगा कि कभी भी आप आई पे जो स्पेक्स लगाते हो, क्या होता है कि कभी आपको इमेज जो है ना वो क्लियर नहीं दिखता है, तो क्या करते हैं वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इस लेंस के ऊपर में भी एक और लेयर लगा के देते हैं, ताकि आपको जो इमेज जो फॉर्म्ड हो वो क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा मैग्निफाइड हो। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए सर, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन दैट बाहुबली मूवी, ठीक है ना। बाहुबली में जो एक सीन दिखाया गया हुआ है, जब वो टेलीस्कोप टाइप का रहता है और वो टेलीस्कोप से जो बाहुबली का जो भाई रहता है वो एक इमेज देखता रहता है, जिस समय वो क्या नाम है, अनुष्का शेट्टी और प्रभास जो है उनकी एंट्री होती है, प्रभास के बेटे की एंट्री होती है और वो जो सर लेकर के आते रहते हैं, वो वाला इमेज अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि जो बाहुबली का जो भाई रहता है वो एक लेंस से देखता रहता है, और वहां पर वो लोग जो है ना वो आगे में एक लेंस डालते हैं, फिर एक पीछे में भी एक लेंस डालते हैं, ठीक है ना। और फिर जहां पर वो आई अपना रखता है वहां से वो लेंस को एडजस्ट करके वो देखता है। तो क्यों एक्चुअली उसने मल्टीपल लेंसेज रखे थे, ताकि जो भी इमेज दिखे वो और ज्यादा मैग्निफाइड हो, ठीक है ना, वो और ज्यादा मैग्निफाइड दिखाई दे। एक लेंस ने थोड़ा सा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड किया, इमेज को थोड़ा सा बड़ा किया। अगर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ले लिए तो क्या हो जाएगा, इमेज जो होगा मेरा वो बहुत ही हाईली मैग्निफाइड दिखाई देगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इट इन टेलीस्कोप ऑल्सो, ताकि जो भी मेरी इतनी दूर पे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसको भी हम लोग मैग्निफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मेन रीजन यही होता है कि सर वी कैन सी द इमेज ओके मोर मैग्निफाइड, ठीक है ना। बस यही एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट होता है सर, सो दैट वी कैन सी द इमेज मोर मैग्निफाइड, ठीक है ना। एक और होता है, दूसरा ये होता है, दूसरा मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि सर अगर मान लीजिए कि ये एक लेंस है और मैंने एक और लेंस यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो सर क्या होता है कि सर आई नो दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और अभी जस्ट अभी आपने पढ़ाया है कि लेंस से जब भी कोई लाइट रे जाती है तो वो कहाँ पर भी इमेज फॉर्म करेगी। सर सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक इमेज फॉर्म्ड होगा, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ से जो उनका ना कोई भी एक इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ होगा जो कि आपका इन्वर्टेड है और यहाँ पर हुआ। नाउ जब ये लेंस देखेगा, ये मान लो कि ये L1 है और ये L2 है। नाउ इस लेंस के लिए ये जो इसका इमेज है जो कि यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है इमेज I1, नाउ इस लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होगा कि लाइट रे यहाँ से आएगी और यहाँ पर जो भी है लाइट रे यहाँ से आएगी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, और ये जो होगा ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा इसका फाइनल इमेज जो होगा वो ये बनेगा, जो फाइनल इमेज जो होगा वो ये बनेगा। मतलब कि क्या होगा कि सर आई नो दैट कि जो भी लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस इट ऑलवेज गिव्स इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पर इसको देखो, पहले क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को इसने उल्टा किया, फिर इस ऑब्जेक्ट को ये और उल्टा कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल इमेज जो होगा वो क्या बन सकता है, वो इरेक्ट बन सकता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है ना वो आपको टेढ़ा वरा नहीं चाहिए, उल्टा नहीं चाहिए, सो दैट इज दैट केस लाइक व्हाट वी डू सर, वी यूज दैट मल्टीपल लेंस, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के। सर पहला तो फीचर ये हो जाएगा, सर पहला तो फीचर ये हो जाएगा कि व्हाट इट विल डू, इट विल मैग्नीफाई माय इमेज, इट विल मैग्नीफाई इमेज, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में आ जाएगा कि ये तो पहली बात है कि मैग्नीफाई कर देता है इमेज को, और ये क्या कर देगा, इरेक्ट दी फाइनल इमेज। जो आपका इमेज जो आपका पहले उल्टा बनता था इसको ये क्या कर देगा, अब सीधा भी कर सकता है, इरेक्ट दी फाइनल इमेज, ठीक है ना। थर्ड में अगर आप एक और लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा कि अब देखो लेंस जितने ज्यादा यूज करोगे उससे क्या हो जाएगा, आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। इसी कारण से जो हम लोग टेलीस्कोप में या फिर जिसमें भी हम लोग जो मल्टीपल लेंसेज यूज करते हैं उससे क्या होता है कि सो दैट वी कैन सी मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू।
इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है ना। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये हो गया। एक होता है आपका इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस हमने अभी पढ़ा भी था न्यूमेरिकल्स करते समय। ठीक है ना, कि इक्विवेलेंट लेंस जो होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है ना, कि इक्विवेलेंट लेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका लेंसेज है, ठीक है ना, वो जो भी इमेज फॉर्म कर रहा है वो इक्वल फॉर्म कर रहा है, मतलब कि उनके जो अपर्चर जो है, वो रेडियस जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो हो गया आपका इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है ना, अगर हम उस लेंस के द्वारा जो भी पावर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, एक बार सीबीएसई में पूछा भी हुआ था कि क्या होगा कि सर इफ सपोज करो इफ वन लेंस इज देयर। ठीक है ना, अगर इस लेंस को, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अभी मैंने, और एक्चुअली मैंने ये प्रूव भी किया है थ्रू द न्यूमेरिकल। इस लेंस को वी कैन कट इट इनटू टू टाइप्स। ठीक है ना, कैसे कट कर सकते हैं सर, एक तो इस तरीके से कट करेंगे। जब इस तरीके से इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा कि एक साइड आपका प्लेन बन जाएगा और दूसरा साइड आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लेन और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। तो पूछ देता है कि सर फोकल लेंथ में क्या चेंजेज आएगी। सर ये क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल के थ्रू किया है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें फोकल लेंथ या फिर पावर, इस सब में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आएंगे। कि सर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब कभी भी अपने आपने हाफ किया तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ विल गेट डबल्ड। ठीक है ना, फोकल लेंथ विल गेट डबल्ड, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। और पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका एक कट करने का हुआ। अगर आपने मिडिल से कट किया तो ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आपने इसको, अगर आपने सेंटर से कट कर दिया, मान लो कि ये अगर आपका एक लेंस है और आपने इसको सेंटर से कट कर दिया, सर पावर और फोकल लेंथ बोथ विल बी रिमेन सेम। ठीक है ना, ये सेम रहेगा, लेकिन क्या अंतर आएगा, सर योर अपर्चर विल गेट डिक्रीज। पहले जो लाइट रे ये पूरे के पूरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होती थी, अब ये वाला सरफेस आपने कट कर दिया तो क्या हो जाएगी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ वाली तो सीधे चली जाएगी। तो आपको क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल गेट डिक्रीज बट पावर एंड फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। ठीक है ना, तो बस एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद जो हम लोग, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि हम लोग को वो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, कि लेंस के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, सो एक बार कभी कभी जो है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपके सीबीएसई में कि सपोज करो कि लाइक व्हाट विल हैपन इफ यू कट द लेंस इनटू टू पार्ट्स। सो लेंस कैन बी, वी कैन कट इट इनटू टू पार्ट्स। एक तो ये मेथड होगा कि सर ये लेंस है मेरा और इसको मैं एक बार मिडिल से कट कर देता हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया कि इस लेंस को एक बार मिडिल से मैंने कट कर दिया। सर इसको अगर आप मिडिल से कट करोगे तो उस समय जो पावर होगा या फिर फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमको देखना है। तो अगर आपको याद होगा कि जस्ट नाउ वी हैव डन वन न्यूमेरिकल, और उस केस में फोकल लेंथ जो था वो नॉर्मल कंडीशन में फोकल लेंथ कितना आता था, आर अपॉन म्यू माइनस वन। ओके, और यहाँ पर ये 2 आता था। फोकल लेंथ जो होगा वो नॉर्मल कंडीशन में ये आएगा। कैसे आता था वो भी मैं बता देता हूँ। 1/f = म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r होता था, है कि नहीं है। तो जब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 1/f की वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू-1 इंटू आर की जगह पर आर ही रहने दो और ये हो जाएगा आपका 2। अब इसको आप क्या करोगे, सर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा क्योंकि मुझे तो फोकल लेंथ निकालना था। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 इंटू म्यू-1, यही तो फोकल लेंथ होगा। ठीक है ना, r/म्यू-1। अब अगर मान लो कि सर एक सरफेस को अगर आपने कट कर दिया तो ये जो सरफेस होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये वाला अगर आपने इधर से ऐसे कट कर दिया तो क्या हो जाएगा कि सर एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। और आपका एक दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेन।
और प्लेन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है कि क्या होता है सर, इन्फिनिटी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ये होगा आपका वो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है ना, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1/r आएगा, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा। ये कब होगा, जब ये कट पार्ट होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर जब ये कट कट कर दोगे आप लेंथ को, तो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होता है वो कट पोर्शन में क्या हो जाएगा, r/μ-1 होता है। मतलब ये हुआ कि सर कभी भी जब आप फोकल लेंथ को कट कर दोगे, तो फोकल लेंथ जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, फोकल लेंथ जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, ठीक है ना। फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर फोकल लेंथ को अगर आपने कट कर दिया, तो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या हो जाएगा कि वो ओरिजिनल, ये रहा आपका ओरिजिनल वाला। ठीक है ना, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर करके देख सकते हो कि एफ नॉर्मल जो होता है वो कितना होता है, r/μ-1 × 2। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया। नॉर्मल कंडीशन में ये आपका फोकल लेंथ होता है, और जो कट पोर्शन हुआ उसमें से ये 2 चला गया, तो कब चला गया, जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब आई कैन से दैट एफ नॉर्मल इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एफ, सॉरी, एफ नॉर्मल इज नथिंग बट हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द एफ कट पोर्शन, राइट, हाफ ऑफ द एफ कट पोर्शन। तो क्या होता है कि सर नॉर्मल जो होता है ना वो आपका हाफ हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो नॉर्मल और इसके बीच में जो भी आपकी जो ये बनेगी वो क्या बनेगी, ये होता है नॉर्मल जो होता है वो हाफ हो जाता है किसके, एफ कट पोर्शन के, फोकल लेंथ ऑफ द कटेड पोर्शन के। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा सर अगर मैंने इसको, अगर मैंने इस तरीके से मैंने कट कर दिया, अगर मैंने इसको सेंटर से कट कर दिया तो क्या होगा, सर कुछ भी फोकल लेंथ में तो चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आपका अपर्चर जरूर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बस यही रहता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछा गया हुआ है, फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, तो वो फोकल लेंथ जो होगा वो आपका हाफ हो जाएगा नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है ना, अगर आपने कट करा तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा नॉर्मल के कंडीशंस में। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, अब हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन करेंगे बस लेंस मेकर फॉर्मूला से। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे अपना प्रिज्म पे। ठीक है ना, फिर मेरा रे ऑप्टिक्स और खत्म हो जाएगा, प्रिज्म के बाद मेरा रे ऑप्टिक्स विल गेट ओवर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है ना, ये जो है आपका क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर। सो वी नो वन थिंग कि लाइट जब कभी भी आपको दे, व्हाट यू डू सर, एक लाइट ड्रॉ कर दो। तो लाइट की डायरेक्शन तो ये इस साइड में हुई, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में, अपोजिट में, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे। तो ये तो अपोजिट में रखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट -40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ, यू नो दैट कि फोकल लेंथ जो भी होगा, इमेज कुछ इस तरीके साइड में बन रही होगी, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज योर +30 सेंटीमीटर। हमारा मिरर फॉर्मूला यूज होगा, तो हम लोग लगाएंगे 1 क्या होगा मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो 1/f, f की वैल्यू क्या है 30, = 1/v, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट, u की वैल्यू कितने की हो जाएगी 40, तो -1/40, तो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, तो इसको हमने पॉजिटिव कर दिया ना। 1/v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/30 - 1/40। अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 120, 40 का 3 और 30 का 4, सो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/v विल बी इक्वल टू -1/120। करेक्ट, नाउ जब इसको रिवर्स करोगे तो इमेज डिस्टेंस कितने के इक्वल आएगा, -120 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। इमेज डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए।
ओके, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये होगा 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 120 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और ऐसे होना भी चाहिए था प्लस। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं कि इमेज जो भी बनेगा वो हमारा इसी साइड में बनेगा। तो अगर आपका ये होता भी है तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी ये केसेज होता है तो इसमें आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपका इमेज डिस्टेंस हो गया प्लस 120 सेंटीमीटर के इक्वल। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे तो निकालना था हाइट ऑफ द इमेज। तो अब मैं क्या करूंगा, v मेरा आ गया 120 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नाउ v कितना आया था 120, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -40 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, वी नीड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 mm। नाउ 41 जा 40, 43 जा दिस थिंग। सो हाइट ऑफ द इमेज आप क्या बोल सकते हैं, -9 सेंटीमीटर, 3 3 जा 9 और ये माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि इमेज जो होगा वो आपका इन्वर्टेड होगा। मैंने बताया था कि ऑल द ऑब्जेक्ट, ऑल दी जो भी डिस्टेंसेज होता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ठीक है ना, तो हाइट ऑफ द इमेज आपका कितना निकल के आ गया, 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो है वो बस एक प्रिज्म और हमारा रे ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग को एक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ये जो है वो हम लोग को करना है, ठीक है ना, जो कि ऑप्टिकल सेंटर्स में होंगे। तो वो हम लोग कर लेंगे तो पूरा का पूरा हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोग वो कर लेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स जो होगा विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, so if you have liked this video please put a like button, okay। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको और भी न्यूमेरिकल्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इसी तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको और भी ज्यादा देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर 3 में। ऑप्टिकल सेंटर्स और जो भी आपके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ये सब जो बच गए हैं वो हम लोग कर लेंगे, ओके। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।